हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के क्लास का थंबनेल जो पहला पेज देखकर आपको थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा होगा कि ये सैयारा मूवी का पोस्टर लगा दिए सर। जी हाँ, सैयारा मूवी बहुत पॉपुलर हुआ था, है ना। जितने भी लवेरिया से जुड़े लोग थे, लवेरिया बीमारी से ग्रसित जितने भी यूथ थे इंडिया के, वो पूरा रो रहे थे, पटक रहे थे, क्योंकि सैयारा देखे थे। एंड सैयारा में वो मूवी कोइंसिडेंस की मैं भी देखने चला गया था, है ना, इन्फ्लुएंस में। तो पता चला कि इस लड़की को, जो उसमें एक फीमेल एक्ट्रेस थी, उनको अल्जाइमर्स डिजीज़ था। बीमारी का नाम क्या था? अल्जाइमर। और आज हम लोगों को वही अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, इसलिए आपका फ्रंट पेज पर मैंने सैयारा का फोटो लगा दिया। ठीक है, चलो, ये फिल्म कुछ दे ना दे, लेकिन हम लोगों को एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे गया कि अल्जाइमर डिजीज़ अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। एंड बहुत ज़्यादा जैसे जैसे ये पुराना होता जाता है, गंभीर होता जाता है और याददाश्त उतना कमज़ोर होता जाता है, एंड पूरी तरीके से धीरे धीरे मेमोरी लॉस होने लग जाते हैं, लोग चीज़ें भूलने लग जाते हैं। जी हाँ, यही है अल्जाइमर डिजीज़। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होता है अल्जाइमर, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, एंड उससे रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे हुए एमसीक्यूज़ हैं और जो पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अल्जाइमर्स। ठीक है, इसमें हम लोग सीएनएस से संबंधित डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं। एपिलेप्सी पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, पार्किंसंस पढ़ चुके हैं। आज अल्जाइमर्स की बारी है, तो अल्जाइमर डिजीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे, भूलने की बीमारी होती है। ठीक है, चलो, अल्जाइमर्स डिजीज होता क्या है, समझो बात को। होता क्या है अल्जाइमर्स में? मेनली होते क्या है, तो भूलने की बीमारी होती है। ठीक है, हेल्दी ब्रेन, और ज़्यादातर ये कॉमनली देखा गया है कि एज के साथ होता है। एज के साथ होता है, एज के साथ, यानी कि ज़्यादा उम्र होने के बाद हो जाता है। ज़्यादा उम्र होने के बाद ये चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि एडल्ट में ये बीमारी देखने को मिलता है। और वही रेयर केस उस मूवी में दिखाया गया था कि वो एडल्ट फीमेल है, यानी कि कहीं ना कहीं अभी बूढ़ी नहीं थी, यंग एज में ही उसको हो गया था। तो ये देखो, आपका अल्जाइमर डिजीज़ में अक्सर बूढ़े लोगों में होता है। तो हेल्दी ब्रेन कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन जैसे जैसे अल्जाइमर्स वाला पेशेंट होता है तो उसमें थोड़ा सा ब्रेन इस तरीके से फैलने लग जाता है। सीवियर अल्जाइमर्स डिजीज़ में ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, खैर मेन पॉइंट ये है कि इसमें क्या होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं। तो क्या रहा है, देखो, एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। प्रोग्रेसिव मतलब है कि एक बार शुरू हुआ तो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। दैट डिस्ट्रॉयज मेमोरी, आपके मेमोरी मतलब याददाश्त को डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड अदर इंपॉर्टेंट मेंटल फंक्शंस, और भी जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मेंटल फंक्शन है उसको भी डिस्ट्रॉय करता है। मेनली क्या है, मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, द कॉमन कॉज ऑफ एडी, यानी एडी का मतलब अल्जाइमर्स डिजीज इज डिमेंशिया। अच्छा, डिमेंशिया मतलब क्या होता है? तो देखो भाई, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, यानी कि मान लो कुछ चीज़ें आपको भूलने की बीमारी हो गई कि ये सामान कहाँ रखे थे, भूल गए, कल कहाँ रखे थे, ये कुछ, और कल कहाँ गए थे वो भी भूल गए, होता है ना। जस्ट ये तो छोटी मोटी बातें, ये तो शुरुआती लक्षण होती है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि आपके साथ भी होता होगा, हमारे साथ भी होता है। तो ये अल्जाइमर नहीं हो गया है हम लोगों को, मतलब ये बहुत एक लार्ज स्केल पर होता है। हम लोग कुछ कुछ चीज़ें भूलते हैं, वो हर चीज़ें भूलने लग जाता है कि अच्छा, उसको अगर कुछ सामान रखने दिए होंगे, कहाँ रखा है पता नहीं, है ना, कहाँ रखा पता नहीं। तो कहने का मतलब है कि ये लार्ज स्केल में होने लग जाते हैं, ज़्यादा होने, फ्रिक्वेंटली होने लग जाते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। एंड धीरे धीरे क्या होता है ना, पहले तो होता है एमनीसिया, जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कहते हैं, यानी कोई सामान कहाँ रखा है या फिर कोई ऑब्जेक्ट को भूलने लग जाएगा। फिर धीरे धीरे हो जाता है डिमेंशिया, जिसमें कुछ इवेंट को भूलने लग जाता है। इवेंट मतलब कल हम क्या खाना खाए थे, या फिर कल हम कहाँ गए थे। मान लो कल उसकी शादी हुई है, आज बोल रहा है कि हम तो कुंवारे हैं, हमारी शादी नहीं हुई है, कौन है हमारी पत्नी। तो वो पूरे पूरे इवेंट को भूलने लग जाएगा, पूरे मीटिंग को, कल हमारे आपसे 1 घंटे बात हुई है, एंड नेक्स्ट डे आप बोलेंगे कि नहीं बात हुई है, कहाँ बात हुई है। तो एमनीसिया होता है छोटी मोटी बातों को भूलना, जैसे चाबी कहाँ रखे हैं, ताला कहाँ रखे हैं, सामान कहाँ रखे हैं, ये छोटी मोटी बात हुई। लेकिन फिर उसके बाद होता है डिमनीसिया, जिसमें एक एक पूरे इवेंट, 1 1 घंटे 2 2 घंटे के समय को भूलने लग जाता है। भाई 1 घंटे किसी के साथ बात हुई है, मीटिंग हुई है, और उसको भूल जाएगा, हाँ भाई कल हम तुमसे बात ही नहीं किए थे, है ना। भाई पूरे
इतने लंबे प्रक्रिया, शादी हुई, अब नेक्स्ट डे बोले कि भाई मेरी शादी नहीं हुई है, कहाँ है मेरी पत्नी, कौन है, तो फिर वो चीज़ें हो जाती है डिमेंशिया। एंड फिर वो धीरे धीरे प्रोग्रेस होते 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 अल्जाइमर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अल्जाइमर्स यानी पूरी तरीके से भूलने की बीमारी, एंड पुरानी चीज़ें धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं लोग, है ना। हाँ, कल का पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ था, मैं कर दूंगा। इट इम्पेयर्स द मेमोरी, ये क्या करता है, आपकी मेमोरी को इम्पेयर करता है। एबिलिटी टू लर्न, जो सीखने की इच्छा है, सुनने की इच्छा है, वो भी धीरे धीरे कम कर देता है। रीजनिंग, सोचने की इच्छा, सोचने का पावर। जजमेंट, जो आप जजमेंट वगैरह मतलब कोई चीज़ को जज कर पाएँ, वो भी नहीं हो पाता। कम्युनिकेशन भी सही से नहीं हो पाता। डेली रूटीन एक्टिविटीज़ को भी इम्पेयर करता है। इम्पेयर का मतलब क्या होता है पता है, यानी डिस्टर्ब करना, ये आपकी मेमोरी को डिस्टर्ब करता है ना। और बताओ, एबिलिटी टू लर्न को डिस्टर्ब करता है, रीजनिंग जजमेंट को डिस्टर्ब करता है, कम्युनिकेशन को करता है, डेली रूटीन एक्टिविटीज को भी डिस्टर्ब करता है। अच्छा, डॉक्टर एलोइस अल्जाइमर नाम के डॉक्टर थे। इन्होंने इसका नाम एडी, अल्जाइमर्स डिजीज रखा 1906 में, है ना। इन्होंने इसका नाम, डॉक्टर एलोइस अल्जाइमर ने इसका नाम एडी को, अल्जाइमर्स डिजीज का नाम 1906 में रखा, क्योंकि इनका नाम ही था अल्जाइमर, इसलिए इस बीमारी का ही नाम रख दिया अल्जाइमर्स डिजीज। ठीक है, तो अब आप लोगों से वन लाइनर क्वेश्चन है, बताओ अल्जाइमर डिजीज किसको, हमारे बॉडी के किस चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है ना, या तो किस डिजीज में आपका मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो अल्जाइमर्स में, है ना। कंप्लीटली क्यूरेबल तो नहीं है, इसको परमानेंटली ठीक नहीं किया जा सकता, हाँ इसके सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है। तो अल्जाइमर्स डिजीज में, और ये ब्रेन पर एक्ट करता है, याद रखना, और मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, ईटियोलॉजी मतलब कारण फॉलोइंग फीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडी। देखो भाई, बायोकेमिकल फैक्टर्स, डेफिशिएंसी ऑफ सम न्यूरोलॉजिकल एजेंट, कुछ न्यूरोकेमिकल एजेंट्स हैं जैसे एसिटाइल कोलिन, ये कोलिनर्जिक ड्रग्स है, पता है ना। एसिटाइल कोलिन आपके मेमोरी को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करता है ना। यही एसिटाइल कोलिन है जिसकी वजह से आपका मेमोरी बढ़िया है, ठीक है। और यही एसिटाइल कोलिन का लेवल अगर कम हो गया तो फिर आपका मेमोरी इंपेयर हो जाएगा। और नॉरएपिनेफ्रिन, सोमैटोस्टैटिन, ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इसकी कमी होने के वजह से भी देखने को मिलता है मेमोरी वगैरह में प्रॉब्लम, तो जिसको अल्जाइमर्स कहते हैं। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जिसमें फैमिली हिस्ट्री है, उसके परिवार को ही है, उसके माता पिता को है तो उसको भी हो सकता है। एंड किसी को अगर डाउन सिंड्रोम है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसमें भी हो जाता है, ठीक है। हाँ, अदर फैक्टर्स जैसे लंबे समय तक एक्सपोजर है मेटल्स लाइक मैग्नीज और एल्यूमिनियम, जैसे मैग्नीज और एल्यूमिनियम जैसे हार्मफुल मेटल्स के कांटेक्ट में है, तो उससे हो सकता है कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर या लाइफ स्टाइल या किसी बीमारी की वजह से। मेन जो आपको दिखाया गया है एसिटाइल कोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन और सोमैटोस्टेटिन की कमी की वजह से ये चीज़ें होती हैं। एंड इसके ट्रीटमेंट में भी यही एसिटाइल कोलिन के लिए ही काम किया जाता है, एंटीकोलिनेस्टेज ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। पैथोजेनेसिस कैसे होता है बताओ, तो बीटा एमाइलॉइड प्लेक, ठीक है, ध्यान रखना। अरे भाई ठीक कैसे होगा वो चीज़ें तो मैं बताऊंगा, विकास सिंघानिया जी लास्ट में सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना, ऐसे नहीं करना चाहिए ना। देखो अभी तो हम लोग पढ़े हैं डेफिनेशन, पूरा क्लास हो जाएगा तब आप डाउट पूछना, ठीक है। अभी पहले मेरे को पढ़ाने दो। डेफिनेशन हो गया, ईटियोलॉजी हो गया, अब हम इसके पैथोजेनेसिस को पढ़ते हैं कैसे होता है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है एमेलॉइड बीटा, या फिर बीटा एमेलॉइड बोल दो, बीटा एमेलॉइड प्लेक का जमाव। यस, ब्रेन में बीटा एमेलॉइड, देखो यहाँ क्या लिखा है, ब्रेन में बीटा एमेलॉइड प्लेक्स जमा हो जाते हैं। जो ब्रेन में है ना, कौन सा प्लेक जमा हो जाता है, याद रखना, बीटा एमेलॉइड प्लेक्स जमा हो जाते हैं। देखो एमेलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन एपीपी के एबनॉर्मल ब्रेकडाउन से, जैसे ब्रेन में हमारा एक क्या कहते हैं प्रोटीन होता है एमेलॉइड, है ना, तो उसका प्रिकर्सर प्रोटीन है एमेलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन, इसका एबनॉर्मली ब्रेकडाउन हो जाता है। वैसे जनरली ये ब्रेकडाउन होना नहीं चाहिए, लेकिन एबनॉर्मली ब्रेकडाउन की वजह से बीटा एमेलॉइड प्लेक मतलब होता है गांठ, यानी एमेलॉइड का एक गांठ बनने लग जाता है और ब्रेन में जमा हो जाता है, जिससे न्यूरॉन कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता है, जो मेन कारण होता है अल्जाइमर्स डिजीज का। तो पहला कारण क्या था, बीटा एमेलॉइड प्लेक को जमा होने के कारण क्या हो जाएगा, बताओ सब लोग मेरे साथ, बीटा एमेलॉइड प्लेक का जमा हो जाने की वजह से सबसे मेन कारण है क्या, यह आपका बीटा एमेलॉइड प्लेक का जमा होने की वजह से अल्जाइमर्स होते हैं। फिर दूसरा है एक टाउ प्रोटीन होता है। अब वो टाउ प्रोटीन का गुच्छा जो है ना न्यूरॉन्स के अंदर क्या हो जाता है, एक गुच्छा बन जाता है ना। जैसे देखो न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल्स मतलब जानते हो क्या होता है, गुच्छा बन जाना,
बहुत सारे न्यूरॉन्स का आपस में गुच्छा बन जाता है। तो टाउ प्रोटीन एबनॉर्मल हो जाता है, जो टाउ प्रोटीन है ब्रेन में पाता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, एंड न्यूरॉन्स के अंदर टेंगल्स बनते हैं। टेंगल्स मतलब क्या होता है ना, कि जो न्यूरॉन न्यूरॉन आपस में उलझ जाए ना, गुच्छा टाइप का बन जाए, तो वो बन जाते हैं, जिससे कि न्यूरोनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेल हो जाता है, जिससे न्यूरोनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेल हो जाता है, जिस कारण से भी आपका क्या हो जाता है, आपका ये सबसे पहले बीटा एमिलॉइड प्लेक बन जाएगा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, न्यूरॉन के अंदर टेंगल्स बन जाते हैं, फिर कोलिनर्जिक न्यूरॉन लॉस, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, क्योंकि मैंने बताया था एसिटाइल कोलिन की कमी की वजह से मेमोरी इंपेयरमेंट होता है, तो यहाँ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जैसे एसिटाइल कोलिन बनाने वाले न्यूरॉन्स नष्ट हो जाते हैं। सोच लो, एसिटाइल कोलिन बनाने वाला न्यूरॉन नष्ट हो जाता है, एंड आपको पता है जो न्यूरॉन नष्ट हो गया, क्या उसको वापस से रीजनरेट किया जा सकता है? बताइए, शुभम पाल जी, विकास सिंह जी, है ना, राखी नायक, मुझे बताइए कि क्या जो न्यूरॉन नष्ट हो गया, डिजेनरेट हो गया, वापस से उसको रीजनरेट किया जा सकता है? नो नो नो, क्योंकि न्यूरॉन सेल कभी भी सेल डिवीजन नहीं करते हैं, नहीं किया जा सकता है। जिस भी बीमारी में आपका सेल न्यूरॉन सेल डिजेनरेट कर जाए तो वापस से उसको कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि वो ठीक हो ही नहीं सकता। हाँ, हम बना बनाया एसिटाइल कोलिन तो दे देंगे, लेकिन जब तक देंगे तब तक पेशेंट ठीक रहेगा, सिम्टम सही रहेंगे, लेकिन जैसे ही फिर दवा देना बंद करेंगे तो वो एसिटाइल कोलिन की डेफिशिएंसी होगी, फिर से उसमें सिम्टम्स आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है इसको प्रॉपर क्योर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, मेमोरी और लर्निंग प्रभावित होती है, मेमोरी और लर्निंग प्रभावित होती है। न्यूरो इन्फ्लामेशन एंड ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रेस, माइक्रोग्लिया जो एक्टिवेट हो जाते हैं, न्यूरोनल डैमेज बढ़ जाता है ना। कॉर्टिकल एंड हिपो कैंपल एट्रोफी में ब्रेन श्रिंक हो जाता है, ब्रेन श्रिंक हो जाता है, जिससे मेमोरी लॉस, कन्फ्यूजन या डिमेंशिया देखने को मिलते हैं। डिमेंशिया मतलब शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस होता है, ठीक है। चलो, अब इसके फार्माकोलॉजिकल, अब इसके कुछ सिम्टम्स पहले पढ़ लो, तब फिर हम लोग फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। पहले सिम्टम्स पढ़ लो, रुक जाओ, सिम्टम्स मैंने लास्ट पेज में लगाया है, तो सिम्टम को पहले आगे करने दो, फिर मैं ट्रीटमेंट पढ़ाऊंगा। अब इसके सिम्टम्स पढ़ो, उसके बाद ट्रीटमेंट पढ़ूंगा, है ना। साइन एंड सिम्टम्स पढ़िए। साइन एंड सिम्टम्स में क्या है, देखिए भाई, साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, एंड क्लास में पीपीटी के अंदर कंटेंट का साइज मैंने थोड़ा बड़ा करने के लिए कोशिश किया है, ताकि आप लोग को और क्लियरली विजिबल हो। चलो भाई, अब देखो हम लोग साइन एंड सिम्टम्स पढ़ रहे हैं, किसका? अल्जाइमर्स डिजीज का, ठीक है। एडी मतलब अल्जाइमर्स डिजीज, साइन सिम्टम्स इंक्लूड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसको हम लोग कहते हैं लक्षण, ठीक है ना। देखो, सबसे पहला क्या है? मेमोरी लॉस। पहला क्या है? मेमोरी लॉस। इसका है फॉरगेट रीसेंट थिंग्स, जो पीछे कुछ रीसेंट मतलब हुआ, कुछ देर पहले आपने किया वो भूल जाना। याददाश्त कम हो जाती है, नई बातें भूल जाने होते हैं। कन्फ्यूजन बहुत, टाइम और प्लेस, समय और जगह की पहचान में भी भ्रम हो जाता है, अरे हाँ ये जगह कहीं मेरा घर ही, मतलब होता है ना, अपने घर को भी भूल जाता है, हाँ यही मेरा घर है, होता है ना। कन्फ्यूजन अबाउट टाइम एंड प्लेस, इतना टाइम हो रहा है, टाइम को लेकर के भी, प्लेस को लेकर के भी कन्फ्यूजन होते हैं। डिफिकल्टी इन स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, बोलने और समझने में भी दिक्कत आने लग जाती है। जाहिर सी बात है, चीज़ें याद नहीं रहेगी तो बोलने और समझने में भी दिक्कत होगा। ट्रबल डूइंग डेली एक्टिविटीज़, रोज के काम करने में भी परेशानी। अच्छा बताओ, अल्जाइमर डिजीज़ में, जैसे सैयारा मूवी में था, तो वो लड़की को सब कुछ भूल गया था, भाग गया था, तो लड़की सब कुछ भूल गया था, तो ज़बरदस्ती लास्ट में क्या किया? चिल्ला चिल्ला के किसी तरह से उसको याद दिला दिया, हाँ हम ही हैं क्रिस, हम ही हैं क्रिस, राइट, ऐसा था। और लड़की फिर उसको गले लगा ली, नहीं तो उसको भी भूल चुकी थी कि कौन है तुम, फिर उससे शादी कर लिया। तो क्या अब नहीं भुलाएगी? अब नहीं भुलाएगी? बताओ, है ना, अब नहीं भुलाएगी। अब तो और जैसे जैसे पुराना होगा और ज़्यादा भुलाएगी। आज ब्याह किया, कल बोलेगा भी ये नहीं किया, कौन हो तुम, फिर वही बात, फिर वही तो कहने का मतलब वो मूवी में हो सकता है, रियल में कोई बताओ यार, अगर ऐसे सिचुएशन में है तो उससे शादी थोड़ी करना चाहिए, उसका केयर करो यार, उसका क्या कहते हैं, उसको हॉस्पिटल में रखो, है ना। पता चलेगा इसको भी अल्जाइमर हो जाएगा। रियल लाइफ में कभी पॉसिबल है बताइए? रियल लाइफ में पॉसिबल है? हम बताते हैं। यही यही नाटक देख के मेरे बगल में एगो कपल बैठी हुई थी, लड़की काफ़ी मतलब ठीक ठाक थी भाई, लड़का थोड़ा वो भी ठीक था, बढ़िया था, मेरे जैसा था, लड़की थोड़ा सा सुंदर थी, ठीक है, भाई का नसीब अच्छा था। अब वो लड़का को पूरा मार रही है, देखो तुम मेरा ऐसे खेल करते हो, अगर हमको थोड़ा सा भी कुछ हो गया तुम हमको छोड़ दोगे, देखो इसको अल्जाइमर था फिर भी इच्छा शादी किया।
है ना, इस टाइप से उसको ऐसे ऐसे टोन रही है तो छड़वा बोला कि अगर हमको हमको कुछ हो जाए ना, अभी मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो हमको छोड़ देगी, मेरा नौकरी नहीं लगेगा ना तो भी छोड़ दोगी, तो तुम अल्जाइमर तो दूर की बात है सही बता रहे हैं। ये हो रहा था और दोनों पूरा एकदम रो रहा है, गला पकड़ के, नहीं छोड़ेंगे बेबी, नहीं छोड़ेंगे हमको हंसी आ रहा है, कह रहे नहीं क्या जिंदगी है, ले बेटा दिल ना दिया, दिल ना लिया तो बोलो ना बोलो क्या किया ले बेटा इस दुनिया में भी अगर प्यार न किया तो क्या किया है ना, वही वाला सिचुएशन है। तो कहने का मतलब देखो भाई, ये क्या मैं बोल रहा हूँ, ये जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक। देखो भाई, अल्जाइमर बीमारी में ये ऐसी चीज़ें होती हैं, मेमोरी लॉस होना, टाइम प्लेस को लेकर के कन्फ्यूजन होना, बोलने में दिक्कत होना, डेली एक्टिविटीज़ में दिक्कत होना, मूड चेंजेस होना, है ना, एंगर, सैडनेस, मूड बदलना, गुस्सा, उदासी, पर्सनालिटी चेंजेस, व्यवहार में बदलाव होना, ये सब चीज़ें है ना होती हैं। तो ये साइन एंड सिम्टम्स हैं। अब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, कौन पूछ रहा था ट्रीटमेंट, देखो इसके ट्रीटमेंट क्या है। मैनेजमेंट होता है, कंप्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ कुछ कुछ दवाएं हैं जो कि ठीक किया जा सकता है सिम्टम्स को इंप्रूव किया जा सकता है, जैसे कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स। एक एंजाइम आपको पता है एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन जो होता है, ये जो एसिटाइल कोलिन होता है, एसिटाइल कोलिन जो देख रहे हैं आप, ये एसिटाइल कोलिन ब्रेक हो जाता है ना, एसिटिक एसिड प्लस कोलिन में, किस एंजाइम के माध्यम से, तो कोलिनेस्टरेज एंजाइम होता है उसकी मदद से। तो यहाँ पर कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर दे दो जो कि एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन नहीं होने देगा, ठीक है। हाँ, तो वही लाइक कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स, यानी कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करने वाले ड्रग, जो कि एक एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग होते हैं, इसी को एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग कहा जाता है, एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग होते हैं, ठीक है। दीज ड्रग्स इंक्रीज द लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन, कैसे, तो एसिटाइल कोलिन के ब्रेक डाउन को प्रिवेंट करेगा, है ना। हाँ, तो ये इंक्रीज करेगा एसिटाइल कोलिन के लेवल को। याददाश्त से जुड़ा न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन, ब्रेन में एक याददाश्त को अच्छा करने वाला एसिटाइल कोलिन होता है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। और फिर ये देखो आपका एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग का एग्जांपल है रिवास्टिगमिन, रिवास्टिगमिन कैप्सूल्स, ये है। फिर आपके जैसे एग्जांपल में डोनीपेजिल, है ना, यूज माइल्ड टू सीवियर अल्जाइमर्स डिजीज, माइल्ड, हल्का और सीवियर अल्जाइमर्स डिजीज में ये यूज होता है। रिवास्टिगमिन, ये डोनीपेजिल है, रिवास्टिगमिन माइल्ड टू मॉडरेट, है ना, ग्लूटामाइन भी यूज होता है माइल्ड टू मॉडरेट अल्जाइमर्स डिजीज। तो ये कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स माइल्ड टू मॉडरेट वाले में फर्स्ट लाइन चॉइस ऑफ ड्रग, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग कौन सा है, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग कौन सा है, तो कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स, जिसको एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग भी कह सकते हो, जो कि आपका एग्जांपल है डोनीपेजिल, रिवास्टिगमिन, ग्लूटामाइन, ठीक है। हाँ, अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी देख लो, देखो कैसे काम करता है। दीज ड्रग्स इनहिबिट द एंजाइम्स एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जो एसिटाइल कोलिन को तोड़ता है, जो क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को तोड़ता है। ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन इज प्रिवेंटेड, इससे ब्रेक डाउन एसिटाइल कोलिन का नहीं होता है। दिस लीड्स टू इंप्रूवमेंट इन मेमोरी, जिससे मेमोरी इंप्रूव होता है, स्मरण शक्ति, एंड कॉग्निशन, सोचने समझने की क्षमता भी इंक्रीज होती है। कॉमन साइड इफेक्ट्स में नोजिया, जिसको मतली आना कहते हैं, वॉमिटिंग, डायरिया, ब्रेडिकार्डिया, हृदय धमनी की गति वगैरह कम होना, वो सब हो सकता है। दूसरा ट्रीटमेंट में क्या लेते हैं हम लोग, NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसमें ड्रग का नाम क्या है, मेमेंटाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स, देख रहे हो, मेमेंटाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। यूज क्या है, यूज इन मॉडरेट टू सीवियर अल्जाइमर्स डिजीज, इसका मैकेनिज्म, ये भी अल्जाइमर में काम आता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मेंटेन ब्लॉक्स एक्सेस ग्लूटामेट, अधिक उत्तेज, देखो ग्लूटामेट एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये NMDA रिसेप्टर को बंद करता है, ब्लॉक करता है, जिससे क्या हो जाएगा, जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है कम होगा। इनहिबिट NMDA रिसेप्टर्स, ग्लूटामेट रिसेप्टर, जिससे कि रिड्यूसेस न्यूरोनल चेंजेस ड्यू टू एक्साइटेटरी, जो क्या कहते हैं, एक्साइटोक्सिसिटी, यानी ज़्यादा एक्साइट होने से भी टॉक्सिसिटी होती है, ज़्यादा ग्लूटामेट होने से, तो वो NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, जिससे कि ज़्यादा ग्लूटामेट काम नहीं कर पाएगा, जिससे कि अधिक उत्तेजना होने वाली नर्व डैमेज नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा उत्तेजना होने से भी नर्व डैमेज होते हैं, तो वो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन फर्स्ट लाइन चॉइस ऑफ ड्रग क्या है, कोलिनर्जिक कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स,
तीसरा है कॉम्बिनेशन थेरेपी, कॉम्बिनेशन में दिया जाता है कि दोनों दे दो, डोनीपेजिल भी दे दिए एंड मेमेंटामाइन भी दे दिए। तो इसमें क्या है, यूज टू मॉडरेट टू सीवियर अल्जाइमर्स डिजीज, बेनिफिट क्या, प्रोवाइड बेटर सिम्टम्स कंट्रोल, लक्षणों का नियंत्रण करता है, स्लोज डिजीज प्रोग्रेशन, बीमारी के आगे बढ़ने को कम करता है, बीमारी की बढ़ने की गति को भी कम करता है, एंड देखो डोनोपेजिल और मेमेंटामाइन के है ना ये कॉम्बिनेशन थेरेपी में दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें मेनली कोलिनेस्टेज या तो एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे देते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसमें दवा उपयोग नहीं करते, बताओ कैसे ठीक होगा। तो कोग्निटिव स्टिमुलेशन इंप्रूव्स मेमोरी एंड थिंकिंग, याददाश्त सोचने की क्षमता बढ़ाना पड़ेगा, याददाश्त सोचने की क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। बिहेवियरल थेरेपी कंट्रोल्स बिहेवियर प्रॉब्लम, व्यवहार संबंधित समस्याएं को भी सही करना होगा। ओरिएंटेशन थेरेपी हेल्प्स रिकॉग्नाइज टाइम प्लेस पर्सन, सही समय स्थान की पहचान करने में भी उनको हेल्प करना, वही चिल्ला चिल्ला के बताओ बार बार। फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव्स ब्रेन हेल्थ, ब्रेन की हेल्थ को इंप्रूव करना होगा, दिमाग के स्वास्थ्य को। सोशल इंटरेक्शंस जरूरी है, रिड्यूस लोनलीनेस, अकेलापन कम करता है, लोगों से बात विचार करे, खुश रहे, है ना। हेल्दी डाइट सपोर्ट ब्रेन फंक्शन, मानसिक मस्तिष्क कार्य के लिए बहुत अच्छा होता है ना। केयर गिवर सपोर्ट, प्रॉपर केयर मिलना चाहिए, इमोशनल सपोर्ट मिलना चाहिए, तो उससे वो धीरे धीरे सिम्टम्स उसके सही होंगे। ठीक है, चलो तो अब कुछ सवाल हैं, इस सवाल को करो, देन आगे मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन है, ठीक है, अल्जाइमर हम लोग पढ़ लिए। क्वेश्चन है, अल्जाइमर डिजीज इज मेनली अ डिसऑर्डर ऑफ मोटर सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, मेमोरी या फिर रिफ्लेक्स सिस्टम। ऐसे सवाल बहुत बार पूछे हुए हैं। अल्जाइमर डिजीज मेनली डिसऑर्डर ऑफ, तो क्या बात है, बहुत बढ़िया। अल्जाइमर डिजीज मेनली बीमारी है मेमोरी का, बहुत बढ़िया, मेमोरी का। मेनली बीमारी किसका है, मेमोरी का, बहुत बढ़िया। द मोस्ट अफेक्टेड न्यूरोट्रांसमीटर इन अल्जाइमर्स डिजीज इज, मोस्ट अफेक्टेड न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होगा, डोपामिन, सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, गाबा। तो देखो मैंने बताया था सबसे मोस्ट अफेक्टेड जो कि याददाश्त में हेल्पफुल होता है वो कौन सा हो जाता है, वेरी गुड, एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन, वेरी गुड, एसिटाइलकोलिन ये आपका हो जाएगा आंसर, सही है। नेक्स्ट है मेमेंटामाइन, है ना, मेमेंटाइन इज क्लासिफाइड एज, मेमेंटाइन क्या है, कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स, नो, इसमें तो डोनीपेजिल था, रिवास्टिगमिन था, ये सब था। डोपामिन एगोनिस्ट, एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यस, एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है मेमेंटाइन, एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। The main pathological features of Alzheimer disease is, main pathological feature क्या है अल्जाइमर डिजीज का, लीवी बॉडीज, डीमाइलिनेशन, डोपामिन लॉस, एमाइलॉइड बीटा प्लेक्स। तो मेन जो है इसमें आपका ये एमेलॉइड बीटा प्लेक का फॉर्मेशन, मेन पैथोलॉजिकल फीचर यही है कि भैया इसमें एमेलॉइड, बीटा एमेलॉइड प्लेक्स बन जाते हैं ब्रेन में, बीटा एमेलॉइड प्लेक्स बन जाते हैं। ठीक है, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स इन अल्जाइमर डिजीज आर फॉर्म्ड बाय, न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स, न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स इन अल्जाइमर डिजीज आर फॉर्म्ड बाय, बताओ भाई, एक्टिन प्रोटीन, टाउ प्रोटीन, माइलिन या कोलाजन। तो न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स इन अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर डिजीज में तो यहाँ पे टाउ प्रोटीन की वजह से होता है, बी, टाउ प्रोटीन। ठीक है, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स जो बनता है वो टाउ प्रोटीन में के उलझन से, टैंगल्स इसी से बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन अल्जाइमर डिजीज, इसमें से कौन सा अल्जाइमर डिजीज में यूज नहीं किया जाता है, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन अल्जाइमर्स डिजीज, अल्जाइमर डिजीज में कौन सा यूज नहीं करते हैं, डोनीपेजिल, रिवास्टिगमिन, लीवोडोपा, मेमेंटाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन अल्जाइमर्स डिजीज, अल्जाइमर डिजीज में कौन सा यूज नहीं होता है, तो डोनीपेजिल तो होता है, रिवास्टिगमिन होता है, मेमेंटाइन भी होता है, लीवोडोपा नहीं होता है, लीवोडोपा नहीं होता है। ये तो किस में होता है बताओ, लीवोडोपा किस में होता है, देखते हैं, आप लोग का वेट करते हैं आंसर का, वह बताएगा। लीवोडोपा इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग इन विच कंडीशन, पार्किंसंस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे का सवाल आया है, पीडी, पार्किंसंस डिजीज, बहुत बढ़िया। चलो, क्योंकि उसमें डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर अल्जाइमर्स डिजीज आर, फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सा है, एंटीसाइकोटिक्स, कोलिनेस्टेज इनहिबिटर्स, बेंजोडाइजापाइंस, एंटीडिप्रेसेंट्स। फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर अल्जाइमर्स डिजीज, अल्जाइमर्स डिजीज के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सा है, फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर अल्जाइमर्स डिजीज, अल्जाइमर्स डिजीज के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सा है,
चलो तो बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग, कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स, बी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर डिजीज। बताओ अल्जाइमर डिजीज का मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है? मेमोरी लॉस, हेलुसिनेशन, लॉस ऑफ मसल कंट्रोल, सीजर्स। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम अल्जाइमर डिजीज का क्या है? तो भैया मेमोरी लॉस आंसर है ए। बहुत बढ़िया, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, बन जाएंगे, ऑब्जेक्टिव वगैरह आएगा तो लिख लोगे। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज टिपिकली यूज टू एडजंक्टिंग थेरेपी इन पेशेंट्स विथ मॉडरेट टू सीवियर अल्जाइमर डिजीज। इसमें से कौन सा ड्रग यूज होगा बताओ अल्जाइमर डिजीज के ट्रीटमेंट में? सिंपल सी सवाल है, रिवास्टिगमिन, लीवोडोपा, ब्रोपोप्रियोन, है ना, या तो सिटालोप्राम। तो ये तो होगा नहीं भाई, सिटालोप्राम, ब्रोपोप्रियोन तो यहाँ पे होगा नहीं, लीवोडोपा पार्किंसंस में होता है, तो आंसर हो जाएगा ए, रिवास्टिगमिन। बहुत बढ़िया। चलो तो फाइनली क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिथिलेश्वर ऑफिशियल इंस्टा आई डी के द्वारा जुड़े रहिए एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कनेक्टेड रहिए एंड क्लास मत छोड़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड क्लास को ज़रूर ज्वाइन करिए। 100% चीज़ें याद नहीं होंगी, लेकिन जो भी याद होगा, जो भी समझ में आएगा, सुनते रहेंगे, कुछ ना कुछ तैयारी होती रहेगी एंड लास्ट टाइम पे जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो आप बहुत खुश होने वाले हैं, आपको मज़ा आएगा, क्योंकि चीज़ें पहले से पढ़ी रहेंगी तो सीधा दिमाग में सेट होगा। अदरवाइज जो बच्चा अभी कुछ नहीं पढ़ रहा होगा उसको बहुत बड़ा टेंशन होगा, हैक्टिक हो जाएगा उसके लिए, लास्ट टाइम पे हो सके तो वो डिप्रेस्ड हो जाए, एंजाइटी का पेशेंट हो जाए, एंजाइटी या फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाए। लेकिन आप नहीं होंगे, मेरी गारंटी है। बस सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।